गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। 30 दिसंबर 2021 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं सीटीपी के बचे हुए प्रश्न। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को कर लिया था और 16 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 की तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, उसे जाकर जरूर देख लें। उनमें सभी जो भी वीडियोज अपलोड हुए हैं सभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट वीडियोज है, क्योंकि उसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए गए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि समावेशी शिक्षा की यहाँ पे बात हो रही है। समावेशी शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शंस है, विशेष बालक के सशक्त पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल सही। जो भी बच्चे हैं हमारे क्लासरूम में हैं, एक शिक्षक के रूप में जो है हमें सभी बालक को जो है उनकी जो भी जिन भी चीज़ों पे वो काबिल है, उनकी जो भी रुचियां हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, इसे हमें पहचान करना होगा। ये सही होगा। व्यक्ति विभिन्नताओं का निरादर करना, देखिए यहाँ पे निरादर नहीं करना है, बल्कि जो भी व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस जो पाए जाते हैं स्टूडेंट्स में, इसे हमें आदर करना है। यानी कि इसे जो है हमें और बढ़ावा देना है और उन्हें उनका जो भी उनमें क्षमता है उन्हें हमें विकास करना है। एक समानता सुनिश्चित करना, ये आपका गलत हो जाएगा, निरादर यहाँ पे दिया गया है इसलिए। और देखिए, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है बच्चों में, तो उन्हीं के अनुसार से जो है शिक्षा का योजना बनाया जाए तो ये सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें 1, 3 और 4 सेकेंड सही नहीं है। ओके, तो 3 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरे से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन है आपके श्रवण अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, स्वलीन स्पेक्ट्रम, दृष्टि अक्षमता। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है खुद के जो नित्य कर्म रहते हैं वो उसके लिए भी जो है वो दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं और दूसरे से वो नज़र चुराते हैं। यानी कि वो जो है मतलब दूसरे बच्चों के समान नहीं होते हैं। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सामयिक जानकारी के प्रति अति वो जो है संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार के जो है उनमें लक्षण दिखती हैं। तो ये सभी लक्षण जो है किन बच्चों में पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सोलिन स्पेक्ट्रम वाले बच्चों में इस तरह के लक्षण देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं बोला गया है, ठीक है। तो नहीं है तो आपको नेगेटिव वर्ड ही इसमें खोजना होगा, ठीक है। देख लेते हैं नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है। कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने का अवसर देना, बच्चों को जो है जो सुविधा वंचित समूहों की यहाँ पे बात हो रही है, जो सुविधा वंचित समूह से आने वाले बच्चों को जो है अवसर यदि प्रदान किया जाए तो वो भी दूसरे बच्चों के समान ही कार्य कर सकते हैं, पढ़ाई में अग्रसर हो सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। यदि बच्चों को जो है सभी बच्चों के समान रूप से देखा जाए और सभी गतिविधियों में उन्हें भी शामिल किया जाए, उन्हें भी हर तरह का जो भी उनकी आवश्यकता है और सुविधा दिया जाए, तो वे जो है दूसरे बच्चों के समान ही सभी कार्य कर सकते हैं। तो सेकेंड भी सही हो जाएगा। बच्चों की उपस्थिति और ठहराव को नियमित मॉनिटरिंग, ये भी आपका सही हो जाएगा। बच्चे जो सुविधा वंचित होते हैं वे जो है उनकी उपस्थिति भी
स्कूल में कम देखने को मिलती है, क्योंकि असमानता के कारण जो है ऐसा देखने को मिलती है। विद्यालय में बहुत सारे भेदभाव यदि होते हैं तो ऐसे में जो है बच्चे जो है स्कूल आने में रुचि नहीं रखते हैं, और इसी कारण से जो है इन्हें जो है इनकी उपस्थिति हो रही है कि नहीं, हमेशा इनकी ये जो ऐसे बच्चे जो है स्कूल आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा नियमित मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना, नहीं, पृथक पृथक बैठने का व्यवस्था नहीं करना है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा गया था कि नहीं प्रभावशाली जो है कौन सा नहीं रहेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसमें समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये जो है उचित नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में जो है आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, एक जगह आपको दिव्यांगता दी गई है और एक जगह वर्णन दिया गया है, इसे आपको मैच करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें साथ में ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, यहाँ जो है नीचे ऊपर दे दिया गया है, तो आपको इसी के अनुसार जो है मैच करके नीचे कूट में आंसर करनी है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होती है, इसमें जो है आपका भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और अवबोधन की योग्यता को प्रभावित करता है। ठीक है, डिस्फेजिया में जो है भाषाई विकार देखने को मिलती है, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उसमें जो है उसकी योग्यता में जो है इस प्रकार की योग्यता में जो है कमी देखने को मिलती है। डिस्फेजिया इसे हम कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या है, डिस्प्रेक्सिया जो है इसमें जो है संतुलन, सूक्ष्मगामक नियंत्रण और गतिबोधक, संतुलन, सूक्ष्मगामक नियंत्रण, गति और बोधक समन्वयन वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई आती है। ठीक है, जो क्या था ये डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है कि गतिबोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कार्य होते हैं उसे जो है उन्हें करने में दिक्कत आती है, कठिनाई होती है उन बच्चों को। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया से आप याद रखिएगा, कैलकुलेशन याद रखिएगा। कैलकुलेशन यानी कि किसमें होती है कैलकुलेशन, गणित में होती है। तो जो भी गणितीय गणना होते हैं उनको करने में जो है उन्हें दिक्कत आती है। ठीक है, वो दिव्यांगता जो शिक्षार्थी की गणितीय गणनाओं को करने की दक्षता को प्रभावित करती है, इसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, और एक बचा हुआ है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसे जो है हम लेखन संबंधी जो विकार होती है इसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। वह दिव्यांगता जो लिखने की योग्यता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मिलान कर लेंगे तो आपका हो जाएगा डिस्फेजिया, आपका ए का हो जाएगा। देखिए ए का हो जाएगा आपका भाषाई विकार। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 3 में, डिस्ग्राफिया 2 में। तो ठीक है, डी का 2। तो करेक्ट आंसर जो आपका इसमें होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगरानी रखकर। तो देखिए रचनात्मक चिंतन की यहाँ पे बात हो रही है, रचनात्मक चिंतन को पोषित करना यानी कि बढ़ावा देना। ठीक है, तो शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगरानी रखकर, हमेशा उन पर आप निगरानी रखेंगे तो वे जो है रचनात्मक कार्य करने में उन्हें परेशानी होगी। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, ऐसा नहीं है। बच्चों से जो है आप अपेक्षाएं रख सकते हैं एक शिक्षक के रूप में, क्योंकि बच्चे जो हैं, क्योंकि हर इंसान में ऐसा काबिलियत होता है, वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है। जैसे हम लोग भी अभी सीटेट की जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से जो है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ सीटेट ही क्लियर करने के लिए मतलब हम लोग में काबिलियत है, बल्कि इससे भी बढ़कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं यदि हम उस चीज़ पर मेहनत करें और सतत लगन और खुद पर विश्वास रखकर यदि हम मेहनत करते हैं तो सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं।
तो कभी भी ये मानसिकता नहीं बनाएं कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते या वो चीज़ नहीं कर सकते, जो मेरे दोस्त हैं ये कर सकता है लेकिन मैं उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब में वो काबिलियत होता है, जो भी वो उसकी इच्छा है वो प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हमें लगन और मेहनत की आवश्यकता होती है। तो यदि आप भी मेहनत और लगन आवश्यकता जो भी आपकी है उसे आप पूरा कर सकते हैं मेहनत और लगन के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकेंड आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने का अवसर देना, बिल्कुल सही। यदि आप लचीलापन दिखाते हैं अपनी शिक्षण में तो ऐसे में बच्चा क्या होता है कि बहुत सारे जो है चिंतन करता है। एक ही समस्या, कोई भी समस्या है तो उनको लेकर जो है बहुत सारे तरीके जो है वो सोच पाता है। लेकिन यदि आप कड़ाई करते हैं, उन्हें सोचने के लिए अवसर नहीं देते हैं तो वे जो है क्या होते हैं, वो उनका जो है माइंड और सिकुड़ जाता है, वो जो है रचनात्मक चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके उन्हें अनुसरण करने के लिए सख्त निर्देश देना, नहीं, सख्त निर्देश देके किसी को आप रचनात्मक चिंतन का पोषित नहीं कर सकते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। शिक्षार्थियों को समस्या का समाधान के लिए विभिन्न भिन्न तरीके अपनाने का अवसर देना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में कि क्रम को अपनाना चाहिए। तो देखिए जो क्रम यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा क्रम को जो है अपनाना चाहिए बच्चों को क्या करने में, समस्या के समाधान ढूंढने में। ठीक है, तो देख लेते हैं। समस्या की पहचान, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण। ये आपका नहीं होगा। आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना निर्माण, पहले ही आंकड़ों का संग्रह आप कैसे कर सकते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, ये आपका सही हो सकता है। क्योंकि समस्या को सबसे पहले आप जानेंगे कि समस्या क्या है, उसे आप परिभाषित करेंगे, उसके पश्चात जो है उसका विश्लेषण करेंगे, उसका जो है विवरण आप करेंगे, उसका डीपली जो है आप अंडरस्टैंड करेंगे क्या है समस्या। परिकल्पना निर्माण यानी कि आप इमेजिनेशन के थ्रू जो है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये सब सोचेंगे, उसके पश्चात जो आपने सोचा है वो सही है या नहीं इसका परीक्षण करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है, समस्या का विश्लेषण, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि अधिक अध्ययन करने से उसकी कक्षा में प्रत्येक छात्र अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। तो देखिए एक शिक्षिका है, वो यह मानती है कि अधिक अध्ययन करने से उसकी शिक्षा का प्रत्येक छात्र अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। आपके ऑप्शन है बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की दुश्चिंता को, आनुवांशिक रचना को। यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों की प्रयत्न को। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो प्रयास करते हैं तभी जाकर जो है वो कोई चीज़ को आगे कर पाते हैं। जब तक आप बच्चों को प्रयास करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए जो है अवसर प्रदान नहीं करते, तब तक जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कोई भी एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चे कुछ भी यदि बोलने का प्रयास कर रहे हैं या कोई भी कार्य करने की प्रयास कर रहे हैं या कोई भी खोज करने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें जो है हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उन्हें जो है और बढ़ावा देना है, उन्हें सपोर्ट करना है। ये आपका सबसे अच्छा तरीका होता है और एक शिक्षक की जिम्मेदारी भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के प्रयत्नों को। ठीक है, आनुवांशिक रचना बिल्कुल नहीं होगा, दुश्चिंता बिल्कुल नहीं होगा, बच्चों की योग्यता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए। तो देखिए आप जो है एक शिक्षक के रूप में किससे अधिक अपेक्षाएं रख सकते हैं, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी से, बिल्कुल नहीं। कहीं भी आपको केवल दिखे आप समझ जाइएगा ये जो है नेगेटिव टैग वर्ड होती है, तो ये जो है आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, और सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों से क्या है आप अपेक्षाएं रखेंगे, नहीं, ये भी आपका गलत है। जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, बिल्कुल सही। आपको जो है कभी भी जेंडर से या वर्ग से लेकर या किस वर्ग से आता है, किस पृष्ठभूमि उसका है, क्या उसका आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, इन पर निर्भर नहीं होना है, बल्कि आपको जो है बच्चों की क्षमताओं को देखना है और उनसे जो है अपेक्षाएं करनी है और सभी बच्चों से जो है आपको
अपेक्षाएं होनी चाहिए, न कि किसी पार्टिकुलर जेंडर से या वर्ग से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से, नहीं ये भी आपका गलत हो जाएगा। भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे कि गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से, नहीं ये तो जेंडर रूढ़िबद्धता को दिखाती है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। जेंडर और वर्ग को आपको ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से आपको अपेक्षाएं रखनी है, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो अधिगम जो है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, किस दृष्टिकोण से? आपके ऑप्शन है सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, रचनावादी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सामाजिक रचनावादी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा, यह क्या दर्शाता है? देखिए एक पीटर एक लड़का है, इसका जो मानसिकता है वो बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि ये सोच रहा है कि मैं जो है असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, खुद को जो है मूर्ख समझ रहा है, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा, यानी कि उसने अपना मेंटालिटी ही बना लिया, ऐसा मानसिकता ही बना लिया है कि वो जो है कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। मैंने अभी अभी इसके बारे में आपको बताया कि यदि किसी चीज़ को आप दिल से चाहें तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए बस आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए और आपका मेहनत होना चाहिए। इसको बताइए क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये प्रश्न में आप देख सकते हैं कि पीटर ने जो है पहले ही हार मान लिया है, और इस तरह का जो पर्सन होते हैं वो जो है खुद को असफल करने में खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए ये क्या दर्शाता है, देख लेते हैं आपके ऑप्शन से। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन बिल्कुल नहीं होगा। स्व साक्षरता नहीं। उपलब्धि अभिप्रेरणा, क्या वो उपलब्धि के लिए जो है अभिप्रेरित है? नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सीखी गई निस्सहायता, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सीखी गई निस्सहायता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए? किसका प्रयोग जो है करना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार से? देख लेते हैं, आपके ऑप्शंस हैं कंठस्थीकरण और प्रत्यास्मरण, ये तो आपको बिल्कुल नहीं होगा। एनईपी 2020 में आपका कहा गया है कि कंठस्थीकरण को बढ़ावा नहीं देना है और याद करने को भी बढ़ावा नहीं देना है, रोट लर्निंग को जो है बढ़ावा नहीं देना है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कंठस्थीकरण का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, ये आपका क्या सही हो सकता है? नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, ये आपका सही हो जाएगा। कहीं भी आपको कंठस्थीकरण प्रत्यास्मरण दिखे वो आपका ऑप्शन गलत होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। जो भी बच्चों ने जो है अनुभव किया है उसी को जोड़कर जो है आपको शिक्षा देनी है बच्चों को, इस प्रकार से जो है एनईपी 2020 में कही गई है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? देखिए तो क्या कब संभावना है, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। कब जो है बच्चे जो है सीख सकते हैं, यही पूछा गया है। आपके ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए। तो देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं दृष्टिबाधित होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है विशेष व्यवस्था किया जाना चाहिए। उनकी जो भी आवश्यकता है, जैसे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वे जो है उनके लिए ब्रेल लिपि हो गया, जो श्रवण से संबंधित जिनको विकार है उनके लिए जो है ऑडियो जो है उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए, या विजुअल भी उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि वो देख कर समझ ले। ठीक है, ऑडियो नहीं कराना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, ऑडियो श्रवण संबंधी उन्हें दिक्कत होगा क्योंकि वो सुनने में सक्षम नहीं है। वीडियो उनको उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि वो जो है
विजुअल से ही समझ सके इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से जो है उन्हें अध्ययन में जो है आसानी होगी। तो ये देखिए सभी के लिए एक समान दे देना ये काफ़ी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अध्ययन सामग्री की संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। और भी देख लेते हैं, अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया जाए। नहीं, अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसमें कोई उदाहरण नहीं हो। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। तो देखिए कौन सा अध्यापक होंगे, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं विभिन्न अध्यापकों की, उनको आप में चूज करना है कि कौन सा जो है अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, वो अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है, जब भी वह देखती हैं कि उसके विद्यार्थी दिए गए अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं वह उन्हें फटकारती हैं। फटकारना, डांटना ये सभी गलत होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती हैं कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। और देख लेते हैं, वो अध्यापक जो नियमित रूप से कोई एक गतिविधि कराती है, दूसरे की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देती है और फिर पुनः पहली गतिविधि करवाती है। नहीं, ये आपका तरीका सही नहीं है। और देखिए, वो अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वो एकदम सीधे बैठे और अपना पूरा ध्यान सैमपट से नकल उतार पर रखे, बिल्कुल गलत, ये आपका नहीं होगा, एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड सही हो जाएगा। वो अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होती है तो इसका क्या अर्थ है। तो देखिए मैंने पहले भी इस लाइन को कहा है, आपको इस लाइन को ही याद रख लीजिए कि जब भी कोई बच्चा फेल होता है तो पूरी व्यवस्था फेल हो जाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया है, क्या वो याद करके नहीं गया है इसलिए फेल हो गया, नहीं। बच्चा यदि परीक्षा में असफल हो गया तो इसका क्या अर्थ है, तो ये आपका नहीं होगा। अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, नहीं, ये भी आपका गलत है। बालक विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह व्यवस्था की असफलता है, बिल्कुल सही। मैंने अभी भी बताया जब भी कोई बच्चा फेल होता है इसका यही अर्थ होता है कि व्यवस्था ही फेल हो गई। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अभिकथन और कारण दिए गए हैं, क्या है अभिकथन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग और परिचर्चा करना। बिल्कुल सही बात है। बच्चों का जो भी रुचियां हैं उन्हें जो है उनकी रुचियों को पोषित करना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा जो है सिंगिंग में इंटरेस्टेड है तो उसका जो इंटरेस्ट है उसे जो है और उसे बढ़ावा मिलना चाहिए, ना कि उसे दबा दिया जाए, ठीक है। तो और देखिए कारण देख लेते हैं। अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए, इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और आपसे रिक्वेस्ट है किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो को, और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए। धन्यवाद।